तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, डिटेल में समझिए, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसके। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, कब बनता है? पहली कंडीशन ये है कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम attached with more electronegative element, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस टाइप से हाइड्रोजन एटम जिससे जुड़ा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। मोर की जगह हाई लिखो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। और हमको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कई बार बताया है, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट हो, कितनी? 4। ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की और क्लोरीन की बराबर होती, कितनी? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के समय हमें वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए जो कि 3 या उससे ज्यादा हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो सवाल ये है कि मैंने क्लोरीन क्यों नहीं ले लिया, सवाल है। तो इसकी दूसरी कंडीशन, पहला तो ये है हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, और दूसरा है स्मॉल एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती हैं तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, नाइट्रोजन के संग क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी हाई और साइज भी स्मॉल था नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन के बराबर है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन के संग नहीं बनता। क्लियर हो गई बात? भाई क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन के संग तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है लेकिन क्लोरीन के संग नहीं बनता, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है। तो आप बता दोगे भाई क्लोरीन का साइज बड़ा है, जबकि साइज क्या होना चाहिए, इसमें। तो अगर पेपर में कोई कहे राइट द कंडीशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आपको ये दोनों लिख के आना, पहला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा स्मॉल एटॉमिक साइज, और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं ये तीन। इसीलिए हाइड्रोजन इनके संग क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लो, क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें तो देखो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आप जानते हैं सबसे मजबूत होता है। फिर आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आता है जो कल पढ़ाया था वैन डर वाल फोर्स, ये सबसे कमजोर होता है वैन डर वाल, और इसमें भी सबसे कमजोर होता है लंदन फोर्स। ध्यान आ गया? तो बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लग जाएगी। इसकी होती है 8 to 42 किलो जूल पर मोल, और इसकी होती है लेस देन 8 किलो जूल पर। क्लियर हो रहा? लिख लीजिए। हटा दें, लिखो एग्जाम्पल। अब आपको बहुत सारे कंपाउंड्स में से ये बताना है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर हो रही है, किसमें नहीं हो रही। देखिए
एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा अमोनिया, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ईथर, ईस्टर, HF, है ना, HCl, इस टाइप से लिख दिए मैंने कुछ कंपाउंड, और आपसे पूछा बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में हो रही है, तो देखो इसमें NH आ रहा है, तो जब भी H के सामने कौन आ जाए, फॉन, याद रखो क्या आ जाए, FON, फॉन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है, वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, so that it is represented by dotted lines। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है। तो बेटा आपसे कोई पूछे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो सामने चेक कर लो, N के सामने H आ रहा है नहीं आ रहा है, होगी। इसमें होगी, होगी, O के सामने H आ रहा है, होगी। इसमें होगी, O के सामने H आ रहा है, इसमें होगी, होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं, H है ही नहीं जो O से जुड़ा हुआ। तो बस ये चेक कर लो, H के सामने इनमें से कोई है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप बताओ, बताइए इसमें होगी कि नहीं होगी, इसे एल्डिहाइड कहते हैं। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बॉन्ड खोल के मालूम पड़ेगा क्यों नहीं होगी। बॉन्ड खोलना सीखो। H के संग क्या होता है, सिंगल, O के संग क्या होता है, डबल, एल्काइल या कार्बन के संग आप देखेंगे, कार्बन के संग 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। तो स्ट्रक्चर खोलना सीखिए। अगर कोई कहे यार हमें नहीं आता ये स्ट्रक्चर खोलना, तो उसे घबराना नहीं। तो सवाल है क्यों नहीं घबराऊं, देखिए बस याद रखिए, ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड, H के संग सिंगल बॉन्ड, हैलोजन के संग सिंगल बॉन्ड, सल्फर के संग या ऑक्सीजन के संग एक साथ लिख देता हूं, नाइट्रोजन के संग या फास्फोरस के संग ट्रिपल बॉन्ड, और इसे भी रटना नहीं। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5, क्या, तो बता बाहर वाले शेल में कितने हैं, 5, तो 8 करने के लिए कितने और चाहिए, जो चाहिए भाई वही तो बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2,6, तो बाहर वाले शेल में कितने हैं, 6, तो 8 करने के लिए कितने और चाहिए, 2, तो डबल बॉन्ड। तो रटना नहीं है, बाहर वाले शेल में देख लो कितने हैं और देख लो 8 करने के लिए कितने चाहिए, वही बॉन्ड। जैसे किसी बच्चे से कहा गया ये ईस्टर है, ऐसे लिखा है, ढंग से देखना, CO को क्या कहते हैं, ईस्टर, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक में समझ जाओगे, नहीं जानते हो तो बताओ बॉन्ड खोल के कैसे लिखें, RCOOR, पहले ऐसे लिख लो। अब चालू, बताओ O के संग क्या होता है, R के संग क्या होता है, एल्काइल के संग सिंगल, O के संग क्या होता है, डबल, तो एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, हो गया डबल। जरूरी नहीं है एक साथ डबल हो, 2 बॉन्ड होने चाहिए। और कार्बन के संग 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, भाई कार्बन के बाहर 4 होते हैं ना, तो 8 करने के लिए 4 और चाहिए। एल्काइल के संग, इसको याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। फिर समझ लो, ये तुम्हारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक में सब समझ जाओगे, नहीं जानते हो तो बताना ऐसे बॉन्ड खोल के कैसे लिखें। RCO ऐसी 2 बार लिखा है, फिर इधर चालू हो जाओ RCO और बीच में एक O एक्स्ट्रा, ऐसे लिखो। अब इसे सजाना जरा बॉन्ड, बताओ O के संग डबल, O के संग डबल, एल्काइल के संग सिंगल, O के यहाँ पर कार्बन के संग कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3 4, सिमिलर O के संग 2, खोल लिया वो, नहीं आ रहा सुनो। ऐसे ही कोई कहे यार ये एमाइड है, जरा बॉन्ड खोल के लिखना भाई से,
तो आप कहोगे RCONH, N के संग 2 H लगे। अब बॉन्ड में लगाइए बेटा, R के संग, O के संग, H के संग, N के संग ट्रिपल, 1 2 3, कार्बन के संग 4 हो। तो जब तक आप बॉन्ड खोल के लिखना नहीं सीखेंगे, आपको चीज रटनी पड़ेगी, मजा नहीं है। तो धीरे धीरे आदत डाल, ये याद रखना बस, इससे गड़बड़ नहीं। लिख लो फिर आगे बढ़ता हूं। तो बताओ, आप इस भीड़ में बता सकते हैं किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? चलो लिख लो, बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसे फिनॉल कहते हैं। बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, OH। अगर H के सामने इन तीनों में गलती से कोई आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, OH और H के बीच में हो जाएगी। नहीं आया समझ? आ रहा है? लिख लो, हटा दो इनसे। चलिए अब लिखो, देयर आर 2 टाइप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये बेटे 2 टाइप की होती है। लिखो, देयर आर 2 टाइप। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसको चिलेशन बोलते हैं। चिलेशन। चलें आगे। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे आपसे कोई कहे कि स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होने जा रहा है। इंटर स्कूल, इसका मतलब बहुत सारे स्कूल जो हैं वो आपके स्कूल में आ रहे हैं कंपटीशन के लिए। सुमित राहुल भी आ रहा है, श्री राम भी आ रहा है, समझे, डीपीएस भी चला रहा है, एपीएस भी चला रहा है, कंपटीशन हो रहा है। कई सारे स्कूल जुड़ गए एक स्कूल में, उसे बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। क्या बोलते हैं? और अगर कोई कहे इंटरा स्कूल कंपटीशन, इसका मतलब अपने स्कूल के बच्चों का कंपटीशन चल रहा है, कोई बाहर का नहीं आया है। बस यही है कहानी। तो कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, कई सारे इधर उधर सब जुड़ जाएं, तो क्या कहलाती है? और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए, मूल मंत्र ये समझ में आता है। ये स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो, when a hydrogen bonding occurs, when a hydrogen bonding occurs between the similar or dissimilar molecule, then it is called intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करो स्टार्ट। देखिए एग्जाम्पल, देखिए मेन तो एग्जाम्पल है। जैसे ये मेरे पास एल्कोहल लिखा है, देखो बोर्ड की तरफ, एल्कोहल, इसमें दूसरा एल्कोहल जोड़ दिया, एल्कोहल, ये भी एल्कोहल है ROH। बताइए इस O और H के बीच में क्या हो रही हो? हाइड्रोजन। और ले तीसरा एल्कोहल ले,
बताओ ओवर एच में क्या हो रही होगी? बताओ ये सिमिलर है डिसिमिलर है? सिमिलर है, तो सिमिलर मॉलिक्यूल में भी हो सकती है और डिसिमिलर में भी। देखो ये अल्कोहल है, मैंने इस अल्कोहल को पानी में डाल दिया, बताइए इसके बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए हटा दें। इधर है सिंगल, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है ओवर एच के बीच में। चलिए इधर देखो मेरी तरफ, ये देखो कॉपी पे लिख लो नोट करके। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार होता है, कार मतलब कार्बन हो, फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डालोगे तो क्या करते हैं, ये दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाती हैं, डाइमर बना लेती। कैसे देखियो, RCOOH। बता, इसे बॉन्ड खोल के लिख लिया मैंने। ऐसा ही एक और लिख, लेकिन बस लिखने की स्टाइल है। इसका जिस तरफ O था इसका उस तरफ OH लगा, और इस वाले का जिस तरफ OH है उसका O लगा। ये भी तो RCOH है, ये भी RCOH। बताइए ओवर H में क्या हो रहा होगा? बता। तो दो मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ जाना क्या कहलाता है? डाइमराइजेशन। क्या? डाइमर का बनना। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बना लो। दो मॉलिक्यूल आपस में कार्बोक्सिलिक एसिड के जुड़ जाते हैं, कब? अगर उन्हें उठाकर बेंजीन में डाला जाता है। कोई सा भी ले लो, ये लो, हटा दो इसे। जैसे पेपर में किसी ने कहा कि बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन, बता क्या हो, क्या कर लेगा? ये डाइमर बना लेगा। बेंजोइक एसिड क्या होता मालूम है? बेन। क्या? बेन मतलब बेंजीन। बेंजीन के ऊपर एसिड लग जाए, बेंजीन के संग एसिड ग्रुप लग जाए, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये क्या करेगा? ये डाइमर बना लेगा। क्या बना लेगा? तो इसी स्टाइल में बना लो। ये लो, आपको मालूम है इसे क्या बोलते हैं बेंजीन को? C6H5। क्या कहते हैं? तो C6H5COOH, C6H5COOH F, ये लो, बस डाइमर बन गया। कोई सा भी एसिड उठा लो, बस ध्यान रखना वो कार्बोक्सिलिक होना चाहिए, उसमें कार्बन होना चाहिए। ये बता, ये फॉर्मिक एसिड है, अगर इसको बेंजीन में डाल दूं क्या करेगा? ये डाइमर बना ले। आप कहोगे कैसे? ये करना ही क्या तुझे? जी HCOOH ऐसे बन गया डाइमर। नहीं आया समझ? क्लियर हो गया? हटा दूं? अच्छा, ऐसे ही दूसरा सुनिए। बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड क्या होता है? 11वीं में पढ़ा है। इसके संग 3 OH, या इसको हम H3BO3 भी कह देते हैं। ये भी डाइमर बना लेता है। ये तो पानी में डाल दो तो ही बना लेता है डाइमर। आप कहेंगे कैसे बनाता है, जरा समझाओ। तो आप बताओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो BOH BOH BOH, बताइए ये हो गए 3 OH इस B के संग। लिख मत, स्टाइल देख पहले, वो तो वीडियो बन रही, देख ही ले। इधर आ जाए।
अब दूसरा मॉलिक्यूल BOH स्टाइल देख बस ऐसे लिख, ये भी तो यही लिखा है। बताइए इसके बीच में क्या हो रहा हो, बता इसके बीच में क्या हो रहा हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब H के सामने क्या आ जाए, O, F या N आ रहा है ना वो। तो आप बताओ कितने बोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल आपस में चिपक गए, कितने चिपक गए? 2। इसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे बोलते हैं क्या बन गया, डाइमर। डाइमर मींस 2 मॉलिक्यूल चिपक गए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? हाँ वाटर में, ये वाटर में बनाता है, वो बेंजीन में बनाता है। हटा दें। तो जितने एग्जाम्पल आपको याद हैं अभी तक जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बताना किस किस में हो रही थी? अमोनिया में हो रही थी, यस। HF में हो रही थी, यस। वाटर में हो रही थी, यस। एसिड में हो रही थी, यस। एल्कोहल में हो रही थी, यस। हो रही थी। O के सामने H आ रहा है ना। ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है भाई। जैसे आपको अमोनिया में दिखानी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लो, ये अमोनिया, इसमें दूसरी अमोनिया मिला दो, इसमें तीसरी मिला। अब आप खुद ही सोच लो, बताओ ये मॉलिक्यूल जब इससे जुड़ा, बता N के सामने H है, कौन सी बॉन्डिंग होगी? सिमिलर। क्लियर होगा? ऐसे ही HF में देखोगे आप तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर बनाता है। HF, फिर HF, फिर HF, फिर HF, ऐसे बनाते जाओ, है ना। घर पे खाली बैठे हो, बना दो। एक आदमी रख लो, 100 रुपए में बनाता रहे बैठे बैठे। बताइए बेटा, जब ये HF इस HF से जुड़ा तो बताइए H और F में कौन सी बॉन्ड? ऐसे बनाते। तो कई सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो गए हैं, चिपक गए हैं, किसकी मदद से? हाइड्रोजन बना। हाँ, ये वाटर के अंदर बनाता है डाइमर है। किसमें? अमोनिया में बोल रही H3 भी होती है। तो वाटर थोड़ी सा में चिपकाया जाता है, बेंजीन चिपकाई थी उसने कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो सॉल्वेंट का काम करती है। जैसे मैं समझा बेटा बात नहीं, जैसे कभी तुझसे कहे कि 2 चीज है तेरे पास घर में, उनको चिपका, तो आपने मार्केट से बॉन्ड खरीद लिया, ग्लू खरीद लिया, चिपका दी, तो चिपकी तो वो चीज है, ग्लू पे थोड़ी चिपका है, उसका तो काम है दोनों को जोड़ना। तो बेंजीन का काम था 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ देना, डाइमर बनाना। बेंजीन का यूज थोड़ी दिखाएंगे बीच में, वो तो एक तरीके से सॉल्वेंट है। नहीं समझा? उसकी वजह से इससे पूछ ली यही रहती है। हाँ जी, किसने फॉर्म नहीं दिया है अभी तक, बताइए। आज देगा तो दे, फिर मैडम चली जाएंगी, दे बाहर जाके अगर लाए, और कल तक नहीं दिया तो आप बैठ नहीं पाओ, ये बता दूंगा पहले।
फॉर्म दीजिएगा और व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा अपने नंबर से, नहीं तो समस्या आएगी। कोई बात नहीं, अटक गई बन रही है, कर लेंगे। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिए, कल तक फॉर्म कंप्लीट कर, इस पर अटेंडेंस दे दिए बेटा। आगे सुनिए, बस ध्यान रखें, जिसने अपना पहले अटेंडेंस के अभी नहीं दिए कोई बात नहीं, वो आपको भेज दें। हो गया क्लियर? ले लियो चलते समय। हो गया क्लियर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गई आपकी? आ गई? चलो एडिंग डाल दो एप्लीकेशन। सर इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा ऐसे? हाँ ऐसे ही बनता है, जिग स्ट्रक्चर लिख लो नीचे, टेढ़ा मेढ़ा। नहीं सीधा नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बनाते। लिखिए एप्लीकेशन। मतलब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो सवाल ये है क्यों पढ़ रहे हो, क्या फायदा है इसका, क्यों पढ़ते हैं? तो अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 10 तो मैं ही दिखा देता हूं भैया, देखो कैसे। एप्लीकेशन ये है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या लिखा है ये? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका एमपीबीपी ज्यादा होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होती है, लिख लो इन वाटर। लिख लो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और उसकी वॉलेटाइल पावर, वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। भाई जो बॉन्ड आसानी से जुड़ा होगा गर्म करते ही टूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर बना है। तो वेपर किसकी ज्यादा बनती है बताओ? जो बॉन्ड कमजोर होगा। समझ गए बात? तो ये बातें आप याद रख लो। और एक बात और बता दूं संग की संग, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, लिख लो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, जिस भी मॉलिक्यूल में होगी वो लिक्विड फेज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे मॉलिक्यूल जब आपस में चिपक जाएंगे तो वो कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा गैस कंडेंस हो जाए, ठंडी हो जाए तो लिक्विड बन जाता है। ये है। करो स्टार्ट। चलिए एक बात और लिख दूं लगे हाथ, फिर बाद में बतानी पड़ेगी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप जिस वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे, बताओ OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? होती है। मान लो किसी में 2 OH है, किसी में 3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, तो लिख लो नंबर ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसमें ज्यादा OH होंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उसका एमपीबीपी ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी वॉलेटाइल पावर कम होगी। क्लियर हो गया? कोई समस्या? ये वाला, ये जिस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो लिक्विड फेज में आ जाता है। पूछ कैसे? ले देख, पहला क्वेश्चन ये मैं लिखने जा रहा हूं, 8-10 क्वेश्चन लिखूंगा, देखते जाइए। पहला, वाटर इज अ लिक्विड बट H2S इज अ गैस, व्हाई? आंसर सब जानते। बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड। इसमें हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये गैस है। तो कारण लिख ले, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर
बट नॉट इन H2S। जिसमें होगी वो लिक्विड फेज में आ जाए। दूसरा सवाल सुनिए, HF इज अ लिक्विड बट HCl इज अ गैस। कारण वही है जो लिखा है, बोलो क्या? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यस, तो ये लिक्विड फेज में आ जाए। इसमें हो रही है, नहीं, ये गैस फेज। लिख लो, वही आंसर है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन HF बट नॉट इन S। क्लियर हो रहा? हाँ सर अमोनिया में तो जो है लिक्विड फेज में होती नहीं अमोनिया। क्या होती तो लिक्विड में ही है। सर बट जो है उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो तो ऐसा है ना, जैसे आपने देखा HCl गैस है, HCl लिक्विड भी होता है, HCl एसिड बोलते हो, तो वो कंडेंस फॉर्म में लाया जाता है। समझे? जैसे गैस बन गई, उसे कंडेंस कर लिया तो वो लिक्विड फॉर्म में ऐसे बनाया जाता है। हाँ भाई, हो गया क्लियर? तीसरा क्वेश्चन सुनिए, ये बताओ आउट ऑफ मिथेनॉल, इसको कहते हैं बच्चों ग्लाइकॉल, नाम लिख लो, ग्लाइकॉल, और इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। बताओ विच वन हैज मैक्सिमम MP एंड BPs एंड व्हाई? बता बेटा, पहले बता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा हो रही है? साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें ज्यादा OH है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, मजबूती ज्यादा है, और जिसमें ज्यादा होगी उसका MP BP ज्यादा होगा। तो आंसर लिख लो ये, पहले क्वेश्चन पूरा लिख लो, विच वन हैज मैक्सिमम MP एंड BP। आंसर समझ में आ गया? इसमें नंबर ऑफ OH ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो MP BP ज्यादा होगा। इसमें ऐसा भी पूछ सकता था कि इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा विस्कस कौन है, गाढ़ा कौन है, तो भी आंसर यही हो जाता, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ज्यादा विस्कोसिटी होगी। लेकिन अगर कोई पूछ लेता बताओ इन तीनों में से वॉलेटाइल पावर किसकी ज्यादा, वेपर बनने की टेंडेंसी, तो इनवर्सली होता, तो आंसर क्लियर हो रहा है? इसको हल्के में मत लेना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बुक है मेरे पास जिसमें चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहां चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लो, लापाए वो टेंडेंसी। इसमें जो बच्चे ने पहले अपना नाम नहीं लिख पाया है वो अपना इसके सामने मोबाइल नंबर जरूर लिख दे, जिससे वो ग्रुप में ऐड हो जाए। लिख लेना, यहाँ से चालू करना, तो लिख दिया, पीछे पास कराते हैं, जिसका नहीं है वो लिख। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ ये है, बताओ आउट ऑफ एल्कोहल and ether the volatile power of dash 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 is more than dash dash dash। बता बेटे, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, बता हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है? अल्कोहल, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी वॉलेटाइल पावर कम होगी, तो इसकी वॉलेटाइल पावर कम है, इसकी ज्यादा, तो लिख लो ईथर की ज्यादा होगी एल्कोहल से। नहीं आ रहा सर? आ रहा है? बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं तो 10 बताऊंगा, बनने को तो 50 ही बन जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 5, आउट ऑफ, ये है प्राइमरी अमाइन, जानते होंगे NH2,
जो नहीं जानता है लिख ले प्राइमरी अमाइन। कॉमा, इसमें से एक एच हटा दो और उसकी जगह एक आर और बढ़ा दो, इसे बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। इसमें से फिर एक एच हटा दो, एक आर बढ़ा दो, इसे बोलते हैं टर्शरी अमाइन। नहीं जानते तो घबराइए, ऑर्गेनिक में देख लोगे। इस समय तो मकसद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ इन तीनों में से विच वन हैज मैक्सिमम एमपीवी या विच वन हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल? कभी भी कोई क्वेश्चन एमपीवीपी का आ जाए, सॉल्युबिलिटी का आ जाए, विस्कोसिटी का आ जाए, आपके दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग घुस जाएगी। चेक करेंगे पहले, बताओ किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और किसमें ज्यादा हो रही है। देखो इसमें तो हो ही नहीं रही, एच ही नहीं आ रहा भाई, एच ही तो जुड़ता है FON से, तो इसमें तो एच है ही, इसमें तो होगी ही नहीं। इसमें होगी NH आ रहा है, इसमें ज्यादा होगी, N के संग 2 H आ रहे हैं, इसमें 1 H आ रहा है। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें हो रही है? तो इसी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाए। अभी अभी आपने लिखा था हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो रहा? अगला सवाल। क्वेश्चन 6, ये बताओ बेटा, ये तुम्हारे पास एसिड ग्रुप और ये ईस्टर ग्रुप, बताओ पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? एसिड। वाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें नहीं। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन 7, ये कह रहा है जो H2SO4 होता है ये हाईली विस्कस होता है। समझ में आ रही बात? बहुत गाढ़ा होता है, विस्कस गाढ़ा होता है, जैसे हनी होता है, शहद होता है, ये बहुत विस्कस होता है। वो कह रहा है, आपके दिमाग में आ जाएगी चीज, विस्कोसिटी का किससे संबंध? चेक कर लो, H2SO4 का स्ट्रक्चर बना, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब देख लो खुद, ये क्या हो रही है? ये क्या हो रही है? तो बता, 2 OH आ रहे हैं, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो आप कह दोगे ये ज्यादा विस्कस। और सवाल अगर मैं ऐसे पूछ लूं आपसे, बताओ H2SO4 और बताओ H3PO4, इनमें किसकी विस्कोसिटी ज्यादा? तो बिना स्ट्रक्चर के जवाब मत देना बेटा। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, बताओ किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, किसमें OH ग्रुप ज्यादा है? बताइए। तो इसमें तो 2 OH, इसमें 3 है। तो जिसमें ज्यादा OH है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, उसका MPBP ज्यादा है, वो ज्यादा विस्कस है। कौन ज्यादा विस्कस है? MPBP किसका ज्यादा है? सॉल्युबिलिटी पानी में किसकी ज्यादा है? यही ऑर्डर। वॉलेटाइल किसकी ज्यादा? उल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस टाइप के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लिख लो। ढंग से पढ़ें, नहीं समझ में आई स्टिल करके वीडियो को पढ़ें, समझे? लेकिन क्या करना है? क्या करना? हाँ, लाइक वाइक नहीं, सब्सक्राइब करना है सबसे पहले। हाँ, कमेंट वमेंट रहे। चलो खैर, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अब दूसरी हम लिखने जा रहे हैं, लिख लो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंटरा का मतलब होता है अकेला, आवाज आ रही है, इंटरा अकेला। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में हो जाए, कई सारे ना जुड़े आपस में, एक ही में हो जाए। देखो व्हेन अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs within a molecule, within a molecule, hydrogen bonding occurs within a molecule, एक ही मॉलिक्यूल में हो जाए, then it is called इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरा, इसके आपको बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे, जितने आपको याद हैं सब इंटर के थे। किसके थे? अमोनिया, वाटर, HF, एल्कोहल, सब किसके एग्जाम्पल थे? इंटर के। इंटरा के तो आपको 2-4 मुश्किल से मिलेंगे, और वो भी जर्नली एरोमेटिक होंगे, बेंजीन रिंग वाले। ये देखो, ये लिखा हुआ है एल्कोहल, ये लिखा है नाइट्रो ग्रुप NO2। बगल बगल वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑर्थो। पढ़ा है 11th में, ऑर्थो मेटा पैरा। तो जब दो ग्रुप बगल बगल में हो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो। इस नाइट्रो को हटा रहा हूं, बताओ इसे क्या कहते हैं? इसके संग OH को फिनॉल क्या कहते हैं? तो इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो बताना बेटा इस O और H के बीच में क्या हो रहा है? तो बता, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई नहीं हो गई? और बता ये क्या बन गई? ढंग से देखिए क्या बन गई? ये क्या बन गई? साइकिल। क्या बन गई? रिंग। इसीलिए इसको चिलेशन बोलते हैं। चिलेशन मतलब साइकिलेशन, साइकिल का बन जाना, रिंग का बन जाना। तो कोई पूछे बताओ भाई साहब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल, आप बोल देना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जब भी ऑर्थो शब्द आगे दिखाई दे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली हो। अगर यहां मेटा या पैरा लिख दूं तो नहीं मिलेगी। कैसे? देखो, इसका पेन है, ले लियो आपने, किसका है? अच्छा देखिए, ये मेरे पास, ढंग से देखते जाना, आमने सामने वाली पोजीशन पर OH और नाइट्रो ग्रुप लिखा हुआ। बताओ तुम्हारे हिसाब से, बोलो इसे क्या बोलना चाहिए? आमने सामने को क्या कहते हैं? पैरा। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है पैरा नाइट्रो, और इतने को क्या बोलते हैं? फिनॉल। नहीं जानते हैं तो अभी तो देख लो क्या ये लिखा। ऐसा ही एक और बना ले रहा हूं, ऐसे बना लिया, जगह नहीं है हमारे पास, ये बना लिया, ऐसे लिख लिया। ऐसे ही एक और बना लिया लो, कोई परेशानी है तो बताओ। ये ऐसे सिमिलर मॉलिक्यूल मैंने खड़े कर दिए इसके साथ, बिल्कुल सेम है तीनों, देख लो। बताइयो बेटा इस O और H के बीच में क्या हो रहा हो? बता इस O और H में क्या हो रहा हो? तो बता, जब कई सारे मॉलिक्यूल चिपक जाती हैं उसे इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंटर, जो पहले पढ़ी थी, इंटर। जैसे आप कभी गाड़ी में गए हो ट्रेन में, तो आप कहते हो अरे वो गाड़ी, वो तो इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हैं उसके डिब्बे। एक डिब्बे से 5वें डिब्बे में घुस जाओ अंदर ही अंदर, पेंट्री कार में जाके खाना ले आओ। इंटरकनेक्टेड है वो। क्या है? इंटर मतलब आपस में जुड़ी हुई। इंटर का मतलब जुड़ी हुई। तो बता, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल आपस में चिपक रहे हैं, तो कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर, जो पहले पढ़ी। और थोड़ी देर पहले जो ऑर्थो वाला था वो कौन सी थी? यहां सामने बना दे रहा हूं, बोलो। वो इंटरा। अंतर समझ लो दोनों।
इसी पे क्वेश्चन बनेंगे 3-4। एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये कौन सी है? ये है इंटरा और ये है इंटर। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताए, थोड़ी देर पहले मैंने एप्लीकेशन बताए थे, बोलना। जिनमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका एमपीबीपी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, लेकिन वॉलेटाइल पावर। उल्टा बोलो, जिनमें इंटरा मॉलिकुलर हो, ये वाली बोलो, उसकी वॉलेटाइल पावर डायरेक्टली, बाकी सब चीजें बस खत्म। लिख लो और फिर मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो, बस खत्म के। एक सवाल पहले ये 2 खत्म हो जाए फिर पूछिए। लिख लिया? लिख लिया? बताइए बेटा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, बता किसकी वॉलेटाइल पावर ज्यादा है? इससे पूछ रहा हूं, बता, घबरा मत बोल। ऊपर वाले में कौन सी हो रही है बॉन्डिंग? इसमें कौन सी होती है? इंटरा। और जिसमें इंटरा होगी उसकी वॉलेटाइल पावर ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा वॉलेटाइल है, ये आसानी से टूट जाएगा, ज्यादा वेपर बनाएगा। ये कमजोर है। तो खुद ही सोच, हम कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, लोग मिलके रहो आपस में, जबकि हमेशा मिलके रहना सही रहता है ना। जैसे गंधक और पोटाश आपस में मिल जाए तो विस्फोट हो जाए। जैसे समझ गया? हाँ सही बोल रहा, इंडिया पाकिस्तान सही कह रहा है। जैसे आपके पास में दूध है, उसमें अगर नींबू मिल जाए तो दूध फट जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मिलकर रहना ही बढ़िया होता है, कभी कभी मिलकर रहना भी खतरनाक होता है। मेरी बात समझो, कभी कभी कहते हैं भैया आपकी पट नहीं रही, दूर दूर रहो, लड़ो मत आपस में। लेकिन हमारा नारा यही है, क्या? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर आप मिलके रहेंगे, कई सारे मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, हमें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारा एमपीबीपी क्या होगा? ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सभी विस्कोसिटी ज्यादा। तो जब कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो आप जानते हो उनका एमपीबीपी सब बढ़ जाता है। और अकेला आदमी क्या कर लेगा? इसको गर्म करोगे तुरंत टूट जाएगा, वेपर ज्यादा बनाएगा। तो ये सब उल्टा हो जाता है। पता है एमपीबीपी किसका ज्यादा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का या पैरा का? पैरा का। भाई क्योंकि फिगर बना के दिखाना है, इसमें पैरा हो रही है, पैरा वाले में क्या हो रही है? इंटर। और इसमें और हम जानते हैं जिसमें इंटर होती है उसका एमपीबीपी ज्यादा है। तो 2 क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, पहला पार्ट, which one has maximum MP and BP? Second part, which one has more volatile power? तो दोनों फिगर समझ में आ गए। अब बोलो पहले वाले का आंसर क्या होगा? एमपीबीपी किसका ज्यादा है? जिसमें इंटर होगी। तो इसका आंसर हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। और वॉलेटाइल किसकी ज्यादा होगी? जो कमजोर है, इंटरा इसमें हो रही। आंसर हो गया ऑर्थो नाइट्रो। क्लियर हो गया टॉपिक?
आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे आपको, है ना। क्वेश्चन 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा हो सकते हैं। वैसे आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मैक्सिमम जितने बन सकते हैं उसको हम लेंगे यहाँ पर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये ध्यान रख लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ाया गया है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility in water, विस्कोसिटी सब रेस कर जाता है, लेकिन वॉलेटाइल पावर कम हो जाती है, ये बताया गया है। तो इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे हम शुरू में, है ना। पहले इससे पहले मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ा दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखते हैं, है ना। तो आपको बताया गया है कि H के सामने गलती से भी कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया जिसका साइज स्मॉल हो, जैसे FON, तो ये हाइड्रोजन की संख्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। आज हम केवल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो ये है कि आउट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर, है ना, ये क्वेश्चन ले लिया। विच वन हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, या आपसे कहे इन दोनों में बताइए किसकी ज्यादा वॉलेटाइल पावर है, ऐसा भी पूछ सकता है। सारे क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है, सोचिए। इसमें OH आ रहा है, OH आ रहा है, तो अभी आपको बताया था H के सामने गलती से कोई आ जाए FON, तो O के सामने H आ रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसमें H आ रहा है, O के सामने नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उसका MPBP और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो आंसर हो गया सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होगी एल्कोहल, बीपी किसका ज्यादा होगा, एल्कोहल का, लेकिन वॉलेटाइल पावर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका वॉलेटाइल पावर कम हो जाता है, तो ज्यादा किसका होगा, ईथर का। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि जो बोरिक एसिड है जिसको आप कहते हैं H3BO3, या ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ये डाइमर बना लेता है। क्यों बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है H3BO3, ये बना लिए, है ना, कैसे भी बना लो। इसके जैसा ही एक मॉलिक्यूल इसके सामने लगा दो, केवल लिखने की स्टाइल है, वो समझ लो। दो मॉलिक्यूल ले लिए, अब बताओ O और H के बीच में क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो मॉलिक्यूल बोरिक एसिड के जुड़ गए हैं और ये जो है डाइमर की फॉर्म में मिल रहा है, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, और ये जो साइकिल बन गई है, रिंग बन गई है, इसको चिलेशन भी कहते हैं। चिलेशन मतलब साइकिलेशन, साइकिल का बन जाना, रिंग का फॉर्म हो जाना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन तीसरा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं ये भी डाइमर बनाते हैं।
कैसे बनाएंगे? तो वही तरीका है, RCOOH, और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही लिख लिया RCOOH। ये देखो दोनों सेम है, तो बताना O और H के बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, इसका मतलब डाइमराइजेशन हो गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये डाइमर बनाते हैं, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाती हैं। इसीलिए आप कभी देखोगे पेपर में कहा जाता है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 120 है, जबकि होता तो 60 है, लेकिन ये चूंकि डाइमर बना लेता है इसलिए डबल हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4th क्वेश्चन ये है, देखिए कि आपसे कोई पेपर में ये पूछ ले कि ये 15th ग्रुप है, ये 16th ग्रुप है, ये 17th है, पी ब्लॉक। तो आपने सुना है 15th ग्रुप होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। ऐसे ही 16 में आता है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऐसे ही आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आई बरात कुल्लड़ फूटा, ऐसे याद करती हैं। अगर आप इनके अपने ही ग्रुप में हाइड्राइड बना दो, जैसे N के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और जोड़ दो H, तो ये इसके हाइड्राइड बन गए। इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 6, तो 6 हैं तो 2 और H लगा दो, हो गए 8। तो ये हाइड्राइड बना दो इन सब के। इसमें बाहर 7 है तो 1 H जोड़ोगे। अब पेपर में ये सवाल आता है कि बताइए 15th ग्रुप के अंदर मैक्सिमम एमपीबीपी किसका होगा? तो आप ढंग से देख लीजिए, वैसे नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, भाई बढ़ेगा। एन का होता है कितना? 14 एटॉमिक वेट, इसका 31, तो नीचे जाने पे बढ़ रहा है। तो वांडर वाल फोर्स आप पढ़ेंगे जो इनमें अप्लाई होता है, वांडर वाल, ये साइज के या मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है ना। तो आप बताइए, नीचे जा रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर वेट, मैं नीचे जा रहा हूं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वंडर वाल फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ेगा तो एमपीबीपी भी बढ़ेंगे, आप जानते हो, ये फंडा याद रखिए। तो इन तीनों में कोई सा ग्रुप चल दो, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है इसका मतलब वांडर वाल फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब एमपीबीपी बढ़ रहा है। तो अगर मैं 15th ग्रुप की बात करूं तो आप बताइए, नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो एमपीबीपी बढ़ेगा, एमपीबीपी नीचे जाने पे बढ़ रहा है, तो बताइए सबसे ज्यादा इसका होगा। ऐसी इस वाले में भी सबसे ज्यादा इसका होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा इसका होगा। पर ढंग से देखो, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, HFON किसी भी चीज से जुड़ा है, देखो N से H जुड़ा है, O से H जुड़ा है, H से F जुड़ा है। तो इन तीनों में, इस वाले ग्रुप में केवल इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 16th ग्रुप में केवल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इस वाले में इसमें होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो वांडर वाल से क्या होती है? मजबूत होती है, आपने पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वांडर वाल फोर्स से मजबूत होता है। इसका मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो टॉप पे रहेगा, उसका एमपीबीपी सबसे ज्यादा रहेगा। तो अपने ग्रुप के अंदर नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, वांडर वाल फोर्स बढ़ा, एमपीबीपी बढ़ा, तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए, पर ऑर्डर ये हो जाता है, सबसे आएगा आगे ये। बस ये एक्सेप्शन है तीनों, बाकी तो नीचे बढ़ ही रहा है, इसका सबसे ज्यादा होगा।
हो रहा है क्लियर? ये हो गया। ऐसे ही पूछा जाता है 16th ग्रुप के हाइड्राइड में इसका एमपीवीपी मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और किसी में नहीं हो रही है। इन सब में इसका एमपीवीपी क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और किसी में नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4, यही वाला। ऐसे पूछेगा अमंग हाइड्राइड ऑफ 16th ग्रुप which one have maximum MP and BP? तो बताओ 16th ग्रुप की फैमिली जो है, ये ग्रुप है, इसमें इसके अंदर ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बस, इसलिए इसका एमपीवीपी हाईएस्ट होगा। तो आंसर हो गया वाटर। अगर मैं 17th की बात करता तो HF हो जाता, 15th की बात करता तो अमोनिया हो जाता। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, मैं अलग अलग से नहीं बता रहा हूं, एक ही में बता दिए मैंने। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। बताओ विच वन हैव मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सबसे ज्यादा पानी में सॉल्युबल कौन है? कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, इन चीजों का, तो आपका दिमाग सीधे यहां स्ट्राइक करेगा। तो बताइए इन तीनों में से कौन पानी में ज्यादा डिजॉल्व हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये लिखा है प्राइमरी अमाइन, ये लिखा है सेकेंडरी अमाइन, और ये लिखा है टर्शरी अमाइन। आप इनको वाटर में डाल दो, ये वाटर है, तो बताइए O और H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसने क्या करा, 2 वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लिए। इसमें देखिए, इसे वाटर में डालिए तो O और H में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसने एक वाटर, और इसमें वाटर डालिए तो बताइए क्या N और O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा हो रही है, 2-2 बन रहे हैं, इसमें एक ही बन रहा है। जिसमें ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो आपका आंसर ये हो गया। रीजन बताना चाहो तो ये बता दो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। 6th क्वेश्चन ये है कि जो H2SO4 होता है इज हाईली विस्कस। वाई? वो कह रहा है H2SO4 बहुत ज्यादा विस्कस होता, गाढ़ा होता है। तो आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विस्कोसिटी के क्या है डायरेक्टली, तो आप चेक कर लो स्ट्रक्चर बना के। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, तो बताइए इसमें 2 OH आ रहे नहीं आ रहे? तो यहां लिख लो जितने नंबर ऑफ OH आइंस ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो एमपीवीपी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। तो इसमें चूंकि 2 OH ग्रुप हैं, ड्यू टू 2 OH ग्रुप क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी। सो दैट इट इज हाईली विस्कस। तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो गाढ़ा होगा। समझ में आ रहा है ये 6th?
इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बताता हूं, वो देखिए, ये है 7th क्वेश्चन। कि आउट ऑफ H3PO4, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, और H2SO4, विच इज मोर विस्कस। बताना है कौन ज्यादा गाढ़ा है, या बताना है किसका MPBP ज्यादा है, एक ही बात है। या ये कह दो वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे करेंगे देखिए, आप सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। ये है H3PO4, ऐसे लिख लीजिएगा। और H2SO4 कैसे लिखोगे, अभी अभी लिखा था 2 मिनट पहले, ये H2SO4 है। तो बताइए इसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 3। इसमें कितने हैं, 2। तो जिसमें OH ज्यादा होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब उसका MPBP, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर हो गया ये, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप आ रहे हैं, इसमें 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा। चलिए 8th क्वेश्चन ये ले रहे हैं हम। बताओ आउट ऑफ, आपने ले लिया HF, है ना, दूसरा ले लिया वाटर, और तीसरा ले लिया आपने अमोनिया। द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बतानी है आपको। तो आप जानते हैं HF में भी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH में भी हो रही है, NH में भी हो रही है, तीनों में हो रही है। तो याद रख लो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन अटैच होगा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा किसमें, HF, फिर OH, फिर अमोनिया। ये आपका ऑर्डर हो गया। तो ये क्वेश्चन था 8th। अब 9th क्वेश्चन बताता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ, ये लिखा है हमारे पास इथेनॉल, ये लिखा हुआ है हमारे पास ग्लाइकॉल, नाम याद रखिए ग्लाइकॉल, और तीसरा है ग्लिसरॉल। अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लाइकॉल है, ये इथेनॉल है। बताओ इन तीनों में मैक्सिमम MPBP किसका होगा, मैक्सिमम विस्कोसिटी किसकी होगी। तो आप बताइए, इसमें 1 OH है, इसमें 2 OH हैं, इसमें 3 OH हैं। तो जिसमें OH ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, है ना, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी और MPBP भी ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर है मैक्सिमम हो जाएगा ग्लिसरॉल, और विस्कोसिटी भी ग्लिसरॉल। तो तीनों में समझ में आ गया। सबसे ज्यादा विस्कस ये है, गाढ़ा ये है, इसका MPBP सबसे ज्यादा है, पानी में सबसे ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है OH की वजह से। समझ में आ गया, लिखिए। अब 10th क्वेश्चन बताता हूं।
10th क्वेश्चन ये है, लिख लीजिएगा। देखिए 10th क्वेश्चन में ये बता रहा हूं आपको कि बेटे एबनॉर्मल कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एबनॉर्मल कैरेक्टर ऑफ वाटर, वाटर का एबनॉर्मल कैरेक्टर, है ना। जैसे अभी मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो आपने कहा साहब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है ये। अब सोचिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसका एमपीवीपी भी क्या होगा, ज्यादा। पर वाटर एक्सेप्शन है, इसमें आप देखोगे एमपीवीपी इसका ज्यादा होता है एचएफ से, वाई। सवाल ये, तो एबनॉर्मल कैरेक्टर ऑफ वाटर में पहले हम आइस के बारे में सुनेंगे। डेंसिटी जो होती है आइस की वो कम होती है वाटर से, पढ़ा होगा आपने। आइस की होती है 0.9 ग्राम पर ml और वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml। जबकि वाटर से ही आइस बनती है। तो आपने देखा होगा जैसे आइसबर्ग के बारे में, ये पानी है, इसमें बर्फ तैरती रहती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, ज्यादा होती तो डूब जाती, सिंक कर जाती। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है भाई आइस की डेंसिटी कम क्यों है वाटर से, लिख लो। लिखिए, तो इसके पीछे कारण है, यहां लिख देता हूं। ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का ओपन केज स्ट्रक्चर होता है। आप कहेंगे कैसे होता है भाई, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक एच बाहर रखो, ओ एच एक वाटर हो गया। ऐसे ही दूसरा आपने ले लिया, ऐसे ही तीसरा आपने ले लिया, एक एच बाहर रखा करो, एक अंदर, ऐसे कर, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल है। तो आइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। तो ये बताना O और H के बीच में क्या हो रहा होगा, O और H में, O और H में, O और H में। तो आप देख रहे हो, जबकि वाटर से ही आइस बनी है, लेकिन आइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये देखो, ये अंदर क्या बन गया, इसको कहते हैं वॉइड, खाली जगह। वॉइड मतलब खाली जगह। तो आप देख रहे हो इसके बीच में एक तरीके से एयर भरी हुई है। ये सॉलिड आइस जो है सॉलिड थोड़ी होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके अंदर एक तरीके से वॉइड है। वॉइड मतलब खाली जगह है, इसलिए वो हल्का होता है। जैसे कोई आपसे कहे 2 आदमी खड़े हैं, एक तगड़ा है एक पतला है, लेकिन पतला वाला मार लगा देता है उसकी, बड़े वाले की, क्योंकि बड़े वाले में हवा भरी हुई है ना, वो ट्रू सॉलिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंदर हवा भरी हुई है। तो आइस में अंदर हवा भरी रहती है। कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं एक दूसरे से, 4। ये पूछा जाता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द आइस। तो चाहे वाटर का बना लो चाहे आइस का बना लो, दोनों में क्या होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। तो आइस में ये होता है स्ट्रक्चर ओपन केज, है ना, ये है मुख्य कारण। तो आप देखो, जब तुम कहोगे साहब ये तुम्हारे पास में आइस है, आइस कितने पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप हीट कर दो, पहले क्या बनेगा, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर और गर्म करो, और गर्म करते करते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाओ। तो आप क्या देखोगे, आइस का स्ट्रक्चर तो ये है। इसको जब हीट करेंगे वाटर बनाने के लिए, हीट देंगे, तो हीट देने से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देती हैं। तो जब टेम्परेचर सेम है, आइस से वाटर बन रहा है, तो वाटर कब बनेगा, धीरे धीरे क्या होगा,
टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सारे मॉलिक्यूल वाटर के धीरे धीरे पास आ जाएंगे। तो बताइए जब पास आ जाएंगे तो इस समय क्या था, अंदर खाली स्पेस था, वॉल्यूम ज्यादा था, तो वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी होता है। तो आइस में अंदर क्या भरी हुई है, खाली जगह है ना, तो जगह ज्यादा घेर रही है आइस, तो वॉल्यूम क्या है ज्यादा, तो डेंसिटी क्या होगी, कम। तो आइस की डेंसिटी कम होती है। लेकिन जैसे ही इसको हीट करा वाटर बनाने के लिए, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, टूटने लग गए, तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए डेंसिटी वाटर की आइस से ज्यादा होती है। जब इसके बाद 0 से 4 और गर्म करोगे, तो पहले तो धीरे धीरे हीट करने पे आपने देखा इसमें से धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते रहे, लेकिन और गर्म करोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। कहने का मतलब पहले तो एक आध टूट रहा था, इस टेम्परेचर पे पहुंचते ही जितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं सब टूट जाएंगे, तो चीज बिल्कुल पास पास आ जाएगी कि भाई ये टूट जाएंगे तो जगह भर जाएगी बीच में। तो बताओ जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं और मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी डेंसिटी इससे क्यों ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी कम होने का कारण है ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस इन विच 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और बीच में क्या है, खाली जगह, वॉइड है, जिसकी वजह से क्या है, इसके अंदर एक तरीके से गैस भरी हुई है आइस के अंदर, तो ये जगह ज्यादा घेर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम है। जब हीट करेंगे, इसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो धीरे धीरे बॉन्ड टूटेंगे। मान लो शुरू में एक टूट गया या 2 टूट गए, तो जब ये टूटेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन और हीट आपने करा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके होंगे, तो सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। इसके बाद मान लो आपने और गर्म कर दिया और हीट कर दिया, तो आप क्या देखोगे, इससे ऊपर हीट करने पे अब सारे बॉन्ड तो टूट चुके हैं, इससे ज्यादा हीट करोगे 4 से ज्यादा, तो अब मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टी उल्टा हो जाती है। अब मॉलिक्यूल वेपराइज होने लगेंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, भागेंगे दूर दूर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो दूर दूर भागेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जगह ज्यादा घेरेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो 4 से ऊपर जाओगे टेम्परेचर पे ग्रेटर देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिख लो, इससे ऊपर जाओगे तो फिर देखोगे डेंसिटी क्या है, कम होने लगेगी, इस पर मैक्सिमम होती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपको मैंने 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बताया आपको, है ना। तो इस पे क्वेश्चन जो 10वां सवाल था वो ये था कि डेंसिटी ऑफ आइस, ये पूछा जाता है पेपर में, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, वाई? तो रीजन वही लिखोगे, ड्यू टू ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस, और बना के दिखाओगे। दूसरा इसी का पार्ट है, ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप बता दोगे इस टेम्परेचर पे पहुंचते पहुंचते आइस के सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके होंगे, तो मॉलिक्यूल कम क्लोजर, पास पास आ जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीजेस, इट मींस डेंसिटी इंक्रीजेस। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, लिख लीजिएगा, है ना। और वैसे अगर आप नेचर में देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई चीजों में होती है, जैसे डीएनए में होती है, आरएनए डीएनए सुना है ना, तो इसमें भी जो डबल स्टैंडर्ड रिंग बनती है उसके अंदर यही होता है।
एमाइड में होती, ये देखो, प्रोटीन में होती है, क्योंकि प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होती है, ये इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलती, CONH ग्रुप। तो बताइए इसमें NH आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है नेचर के अंदर। क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको ढंग से पढ़ो, स्टिल कर करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।